हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन को समझने के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज को देखने से पहले मैं दो बातें आपसे कहूँगा कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। इससे पहले ही हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज अपनी फिनिश की है। दूसरी बात, जब भी आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखें तो अपने सामने बुक जरूर रखें और इन वीडियो लेक्चर्स को उन बुक्स से टैली करते रहें और अपने ही नोट्स अपने ही शब्दों में अवश्य बनाएं। इसके लिए आप हमारी पीडीएफ फाइल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ फाइल्स की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके आप उनको मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, तो इनको हम जनरली एक ही लाइन में इनका उत्तर दे सकते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि CHO समूह उपस्थित होता है वह एल्डिहाइड होते हैं, और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप उपस्थित होता है उनको हम कीटोन कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, CHO ग्रुप रखने वाले कार्बनिक यौगिक, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वह एरोमेटिक हो, उनको हम एल्डिहाइड की श्रेणी में लाते हैं। जबकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप रखने वाले एलिफेटिक, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों को हम कीटोन कहते हैं। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह ये है कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ हमें पढ़ना पड़ रहा है, एक साथ इनको क्यों रखा गया है। तो बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर है। यदि हम इनका स्ट्रक्चर्स बनाएं तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है और कीटोन का स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं। दोनों में एक समानता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप दोनों में पाया जाता है। इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स इनको एक साथ स्टडी क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दोनों में ही कार्बोनाइल समूह उपस्थित होता है। इस कारण से हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी एक साथ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः इंट्रोडक्शन, IUPAC और इनको बनाने के तरीके अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की स्टडी करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन के प्रति आपका क्लियर हुआ होगा। एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्या कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ते हैं, इनको एक साथ रखा गया है, तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। अपने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 होता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन द्विसंयोजी अर्थात डाइवैलेंट परमाणु है। ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। दोनों संयोजकताएं यदि एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में लग रही हो, या फिर दोनों संयोजकताएं एक ही साइड में लग रही हो। इस प्रकार के ऑक्सीजन रखने वाले यौगिकों को हम ऑक्सीजन फर्स्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं, और इस प्रकार के ऑक्सीजन रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को हम ऑक्सीजन सेकंड कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन फर्स्ट कंटेनिंग कंपाउंड है इनके अंतर्गत एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर आते हैं। इनको आप पढ़ चुके हैं। एल्कोहल के अंतर्गत ऑक्सीजन की दोनों शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से और एल्काइल से अटैच होती हैं। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि एल्कोहल क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं ROH सूत्र के यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि ऑक्सीजन की शेष संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन से और एराइल से अटैच कर दें तो ऐसे कार्बनिक यौगिक फिनॉल्स कहलाते हैं, और आप बता सकते हैं कि फिनॉल्स AROH सूत्र के यौगिक होते हैं। जबकि ईथर के अंतर्गत ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्काइल
से अटैच होती हैं या फिर एराइल से अटैच होती हैं या फिर एल्काइल एराइल से अटैच होती हैं। ROR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। अपना कॉन्सेप्ट हम इसका क्लियर कर चुके हैं। पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हम अभी समझकर और पढ़कर आए हैं। आइए ऑक्सीजन सेकंड कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की दो संयोजकताएं हैं ये कार्बन से अटैच होती हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। ये 3 प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। कार्बन यहाँ पर केवल 2 ही वैलेंसी रख रहा है, 2 संयोजकता रख रहा है। शेष 2 संयोजकताएं इसमें रह गई हैं। यदि ये 2 शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से अटैच होती हैं या फिर हाइड्रोजन और एल्काइल से अटैच होती हैं, तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को हम एल्डिहाइड कहते हैं। इनमें CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एल्डिहाइड कहते हैं। जबकि कीटोन के अंतर्गत हम कार्बन की दोनों संयोजकताओं को एल्काइल से या फिर एराइल से अटैच कर देते हैं। हम कह सकते हैं RCOR सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक में कार्बन की जो शेष 2 संयोजकताएं बची हैं उनको हम OH से और एल्काइल से अटैच कर देते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फैटी एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाते हैं। इनके अंदर COOH समूह पाया जाता है, तो COOH समूह के यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यौगिक कहलाते हैं। जबकि RCOR समूह के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। जबकि RCHO समूह के यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इन एल्डिहाइड में सबसे सरल एल्डिहाइड HCHO है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस ट्रैक पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें मेनली एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी करनी है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। 1 बाय 1 इनको एक एक करके और स्टडी करते हैं। यदि एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें की CHO ग्रुप पाया जाता है उनको हम एल्डिहाइड कहते हैं। एक फ्री वैलेंसी रह गई है, ये फ्री वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से अटैच हो सकती है या फिर एल्काइल से अटैच हो सकती है। ये सबसे सरल एल्डिहाइड है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसके बारे में और आगे को अध्ययन करेंगे। RCHO फैमिली से या सजातीय श्रेणी से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं: CH3, CHO, C2H5, CHO, C3H7, CHO। तो सभी में CHO ग्रुप कॉमन है, तो ये RCHO समूह की सजातीय श्रेणी है। इनको हम सामान्य नाम एसिटल्डिहाइड से जानते हैं। जबकि ये जो HCHO है इसका सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड है। जो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड नाम रखे गए हैं ये संगत कार्बोक्सिलिक एसिड के सापेक्ष रखे गए हैं। आइए इनका नाम किस प्रकार से रखा जाता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम देने के 2 मेथड होते हैं, एक पुरानी पद्धति और एक आधुनिक पद्धति, जिसके अंतर्गत हम IUPAC पद्धति का अध्ययन करते हैं। पुरानी पद्धति के अंतर्गत HCHO का नाम बहुत प्रमुख है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और दूसरा जो प्रमुख नाम है वह है CH3CHO का, जिसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये दोनों ही नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नामों से व्युत्पन्न करके लिखे गए हैं। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का संगत
यौगिक देखें, संगत का मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला, जैसे यहाँ पर COOH ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रखने वाला एक यौगिक है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल में से यदि हम एक अम्ल हटा दें और एल्डिहाइड लगा दें तो हमें फॉर्मल्डिहाइड नाम की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम इस एसिटल्डिहाइड का संगत कार्बोक्सिलिक देखें, CH3COOH फेमस कंपाउंड है, IUPAC नाम से ज्यादा इसका जो कॉमन नाम है वह अधिक उपयोग में आता है। इसका कॉमन नाम है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में से हम एक अम्ल हटा देंगे और एल्डिहाइड लगा देंगे तो इसके संगत एल्डिहाइड का नाम एसिटल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो कि IUPAC नाम से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। HCHO का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO का नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये नाम IUPAC नाम से अधिक इस्तेमाल होते हैं। IUPAC नाम की भी स्टडी करेंगे। यदि हम IUPAC की बात करें तो हम उसके लिए इन 5 बॉक्स का उपयोग करते हैं, और इन 5 बॉक्स में से ये जो बीच वाला बॉक्स है जिसको कि हम मात्र श्रृंखला अर्थात मदर सीरीज बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट किए जाते हैं। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। उसके बाद इस वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जिसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज करते हैं। अब इस वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मिथाइल, इथाइल। अब इस वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। CHO के लिए हम अल का यूज करते हैं। तो जब भी हम CHO समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों का नाम देते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कि CHO समूह पाया जाता हो के कार्बन को सदैव 1 नंबर दे करके सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। CHO समूह रखने वाला यौगिक है, इसके कार्बन को हमें 1 नंबर दे करके सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। 5 कार्बन की यहाँ पर सीरीज हमको प्राप्त हो गई। इसके नीचे वाले में इस पर हम 1 नंबर देंगे, 2 नंबर। अब लेफ्ट हैंड साइड जाएं या राइट हैंड साइड जाएं तो निश्चित ही हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे, तभी हमको सबसे लंबी श्रृंखला अर्थात 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होगी। तो यदि श्रृंखला में CHO समूह होता है तो CHO समूह के कार्बन को 1 अंक दे करके सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। यहाँ पर इस वाले कार्बनिक यौगिक का नाम देने का प्रयास करते हैं। 5 कार्बन की श्रृंखला है, उसके लिए हम पेंट लगाएंगे। अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन लगा देंगे, एन। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है उसका नाम देंगे अल। तो इसमें अल ए से शुरू होता है, क्योंकि ये ई भी वोवेल है और ए भी वोवेल है, तो इसमें इस वाले ई को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं अल, इनको जोड़कर लिख दीजिए पेंटेनल। इसका नाम पेंटेनल। देखिए ध्यान रखिएगा, एल अल, अल का मतलब होगा एल्डिहाइड, जबकि ओ एल ऑल, ये किसका सफिक्स है? ये एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और लिखते समय ए और ओ में विशेष अंतर कीजिएगा। तो ऑल एल्कोहल के लिए यूज होगा और अल जो है वो एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा एथेनल, लेकिन इसका जो पुराना नाम है एसिटल्डिहाइड वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन एथेनल भी यूज हो सकता है। ऐसी प्रकार से
मैथेनल, मैथेनल HCHO अर्थात फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम आप स्वयं देने का प्रयास कीजिएगा, 2-मेथाइल ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। और यदि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो IUPAC से संबंधित हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके अंतर्गत जो एल्डिहाइड का जो वीडियो लेक्चर है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देख करके आप अपने एल्डिहाइड से संबंधित IUPAC के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आइए कीटोन की स्टडी करते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आपको कीटोन के बारे में हो गई होगी। RCOR सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो R हैं ये एक जैसे भी हो सकते हैं और R जो हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये R एक जैसे होते हैं तो हम इनको सिंपल कीटोन कहते हैं, और जब R एक दूसरे से डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के कीटोन मिक्स कीटोन्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं। CH3COCH3, C2H5, C2H5 इस प्रकार के जो कीटोन होंगे इनको हम सिंपल कीटोन कह देंगे, जबकि CH3 C2H5 CO इस प्रकार के कीटोन या CH3CO C3H7 इस प्रकार के कीटोन और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिक्स कीटोन या मिश्रित कीटोन की श्रेणी में आते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। RCOR सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन जब दोनों एल्काइल एक जैसे होते हैं तो उनको हम सरल कीटोन कहते हैं, और जब दोनों एल्काइल अलग अलग होते हैं तो उनको मिश्रित कीटोन कहा जाता है। कीटोन्स के नाम देने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक पुरानी पद्धति के द्वारा और एक आधुनिक पद्धति के द्वारा। आधुनिक पद्धति में हम IUPAC पद्धति की बात करते हैं। तो पहले हम पुरानी पद्धति के द्वारा किस प्रकार से कीटोन के नाम दिए जा सकते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि CH3 को हम मैथिल बोलेंगे और C2H5 को एथिल बोलेंगे, C3H7 को प्रोपिल कहा जाएगा। इसी प्रकार से ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ये नाम दिए जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई कीटोन है, सरल कीटोन CH3COCH3, इसमें 2 मिथाइल लग रहे हैं, इसको हम डाईमेथिल कीटोन कह देते हैं। वैसे इसका जो प्रचलित नाम है वह है एसीटोन। इसी प्रकार से C2H5O C2H5 इसको आप डाई एथिल कीटोन कह देंगे। C3H7O C3H7 डाई प्रोपिल कीटोन। तो अभी हमने कुछ सरल कीटोन के नाम देने की पुरानी पद्धति के बारे में समझा। यदि ये मिश्रित कीटोन होंगे जैसे कि CH3CO C2H5 तो ये मैथिल है और ये एथिल है, इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथिल कीटोन। इसी प्रकार से CH3CO C3H7 इसका नाम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल कीटोन। यदि ये C2H5 CO C3H7 हुआ तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपिल कीटोन। तो ये नाम देने की पुरानी पद्धति है। IUPAC पद्धति की स्टडी करते हैं। IUPAC पद्धति में हम उसी प्रकार से 5 बॉक्स बनाते हैं और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स है वह है ओन। IUPAC के अंतर्गत
कीटोन के लिए हम ONE ओन का उपयोग करते हैं। चूंकि कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो कि कार्बनिक यौगिक के बीच में उपस्थित होता है, तो इस प्रकार से नंबरिंग की जाती है कि कीटोन को छोटा नंबर मिले। जैसे यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप उपस्थित है, तो यदि हम इसकी लेफ्ट टू राइट की ओर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर कीटोन को 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर जो कार्बनिक यौगिक है उसकी भी नंबरिंग लेफ्ट से राइट की ओर की जाएगी, जिससे कि कीटोन को 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। सबसे लंबी मात्र श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी मात्र श्रृंखला यहाँ पर ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एन और ओन 2 इसका ये नाम हो जाएगा। यदि हम अंग्रेजी में नाम देने का प्रयास करें, 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंट प्लस एन प्लस और 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप लग रहा है ओन 2। अब चूंकि यहां पर O और E दोनों वोवेल हैं, इसलिए इस E को यहां से माइनस कर दिया जाएगा। शॉर्ट करके लिख दीजिए पेंटेनॉन 2 इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य कार्बनिक यौगिकों के नाम दे सकते हैं। यदि हम इस वाले कार्बनिक यौगिक का नाम दें तो हम इसकी नंबरिंग लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे। 6 कार्बन की श्रृंखला है, 3 नंबर कार्बन एटम पर कीटोन ग्रुप लग रहा है, हेक्सेनोन 3। हेक्सेनोन 3। इसी प्रकार से यदि हम इस वाले कार्बनिक यौगिक का नंबर देने का कोशिश करें तो चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर लीजिए, चाहे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर दीजिए, कीटोन को 4 नंबर ही प्राप्त होगा। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट का यूज करते हैं, हेप्टे नॉन, और 4 कार्बन पर कीटोन है 4। इसी प्रकार से इसका नाम दे देंगे हम 5 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5 और तीसरे नंबर पर कीटोन ग्रुप लग रहा है पेंटेनॉन 3। यहां पर ये जो एसीटोन है इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोप ए नॉन 2। तो ये थोड़ा सा हमने IUPAC पद्धति के अंतर्गत कीटोन के किस प्रकार से नाम देते हैं उनको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको डिटेल से समझना है तो इसके लिए मैं आपको IUPAC का कीटोन का लिंक, वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में जितनी नेसेसरी फैक्ट थे उनकी स्टडी हमने की। एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, इनका सामान्य नाम कैसे देते हैं, इनका IUPAC नाम किस प्रकार से दिया जा सकता है। यदि हम इनकी उपस्थिति की बात करें तो प्रकृति में ये बहुरात मिलते हैं। जितने भी फूल पत्तियों की खुशबू होती हैं उनमें कीटोन एक आवश्यक अंग होता है। इनका इस्तेमाल हम परफ्यूम के रूप में करते हैं, पेंट के रूप में करते हैं, रेजिन अर्थात लिक्विड सॉल्वेंट अर्थात द्रव विलायक के रूप में इनका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। सामने बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण एरोमेटिक एल्डिहाइड आप लिखे हुए देख सकते हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला वाला जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको हम वेंजल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण एल्डिहाइड है जिसको हम सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट में लिखा हुआ है मेथिल बेंजल्डिहाइड, ये भी एक महत्वपूर्ण एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड के जो नाम देने के प्रोसेस थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना या स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की होती है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सामान्य तथ्य आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बोनाइल समूह का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और इसकी नेचर कैसी होती है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि कार्बोनाइल समूह C डबल बॉन्ड O को कहते हैं और ये कुछ एल्कीन के सदृश है।
एल्कीन जिनमें कि डबल बॉन्ड पाई जाती हैं, उनको हम एल्कीन कहते हैं। जिस प्रकार से एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होती है, उसी प्रकार से कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड उपस्थित होती है उसमें भी एक सिग्मा और एक पाई बंध होती है। तो यहाँ पर 6C इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 आयत चित्रों में इसको व्यवस्थित कर लीजिए। 1s 2s और 2p हुंड के नियम से इनमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि कार्बन उत्तेजित अवस्था में अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s का है वो 2p में जंप करा देता है। इस प्रकार कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप कर जाएगा। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से 2s का 1 और 2p के 2 sp2 संकरण में योगदान करेंगे। यहाँ पर जो कार्बोनाइल का कार्बन है उसके अंदर sp2 संकरण हो रहा है। हम जानते हैं कि sp2 संकरण में 120 अंश का बंधन कोण बॉन्ड एंगल होता है तथा इसकी जो शेप होती है, आकृति होती है, त्रिभुजाकार अर्थात ट्राइएंगुलर होती है। तो यदि हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो ये कार्बन के हाइब्रिड अर्थात संकृत इलेक्ट्रॉन है और ये वाला अनहाइब्रिड अर्थात असंकृत इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल के कार्बन में sp2 संकरण होता है। इसके साथ एक ऑक्सीजन परमाणु भी है। इसी प्रकार से हम 8O के बारे में लिख दे रहे हैं। 1s2 2s2 2p4 आयत चित्रों में इसको व्यवस्थित कर दे रहे हैं। 1s का एक आयत होता है और 2s का भी एक आयत और 2p का 3। इनमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए हुंड के नियम से। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां पर भी कार्बन की भांति sp2 संकरण पाया जाता है। इस प्रकार से sp2 संकरण। लेकिन आप थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे। ये जो sp2 संकरण है, ये वाले जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें कि ये दोनों पेयर बने हुए हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जबकि ये वाला जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है इसको हम लिख देते हैं हाइब्रिड। हालांकि हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी हैं, लेकिन क्योंकि एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए हम इनको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो लास्ट वाला है जिसने कि संकरण में योगदान नहीं किया है, इसको बोलेंगे हम अनहाइब्रिड, असंकृत। तो ऑक्सीजन में sp2 संकरण होता है और जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि sp2 संकरण में त्रिभुजाकार आकृति होती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है, बंधन कोण 120 अंश का होता है। तो हमको ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि कार्बोनाइल के कार्बन में sp2 संकरण होता है, उसके पास 3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है और एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन के परमाणु में भी sp2 संकरण होता है और वहां पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जगह की कमी की वजह से मैंने पिछला बोर्ड मिटा दिया है, लेकिन उसकी जो आवश्यक बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। कार्बन में sp2 संकरण हो रहा है, 3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन और एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में भी sp2 संकरण हो रहा है, यहाँ पर 2
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन, एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन के पास 3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। फिर से बोल दे रहा हूं, ये जो एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये जो शेष 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन बचे ये अन्य परमाणुओं से या समूहों से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये एल्डिहाइड है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर हाइड्रोजन होगा फॉर्मल्डिहाइड के केस में, और यदि कोई अन्य एल्डिहाइड है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर एल्काइल होगा। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा 120 अंश का बंधन कोण बनेगा। अभी अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए। ये कार्बन का मैंने अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन बनाया, ये ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन बनाया। ये अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन ये वाले जो है और ये वाले ये आपस में पाई बंध के द्वारा, ये पाई बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की। तो यहां पर इनको शो कर दीजिए। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इस प्रकार से कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर में जनरली हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ये जो है पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कार्बोनाइल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनती है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के जो शेष 2 अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन होते हैं या कार्बन के 2 शेष हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये कीटोन के केस में एल्काइल से अटैच हो जाएंगे और एल्डिहाइड के केस में एल्काइल से और हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे इस प्रकार से। ये एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, ये कीटोन ग्रुप है RCOR ग्रुप। इस प्रकार से हम कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर एल्कीन के समान लगता है। जिस प्रकार से एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्वित्व बंध होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है, इसी प्रकार से कार्बोनाइल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप थोड़ा सा एल्कीन के समान है। 2 तरीके से इसमें सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी, जिस प्रकार से कार्बोनाइल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी प्रकार से एल्कीन के कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरी सिमिलरिटी यह है कि जिस प्रकार से कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से एल्कीन का स्ट्रक्चर भी प्लेनर स्ट्रक्चर है। दोनों में ये समानताएं हैं। कुछ समानता होते हुए भी दोनों में कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। बात करें असमानताओं की, तो पहली असमानता की कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, और जो एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है, एल्कीन होते हैं वो अध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। पहली असमानता तो यही है कि एल्कीन अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है जबकि कार्बोनाइल ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। इसका कारण यह है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं
इस प्रकार से ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन पर धन आवेश आ जाता है और कार्बोनाइल ध्रुवीय प्रवृत्ति ग्रहण कर लेता है। इसको हम इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे पहले से ही है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बोनाइल ध्रुवीय प्रवृत्ति रखता है। एल्कीन में ऐसा नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों की शक्ति एक जैसी होगी और पाई इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेंगे, वो किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्कीन है वह अध्रुवीय प्रवृत्ति का है, जबकि कार्बोनाइल ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरी जो असमानता है वह है बॉन्ड लेंथ। क्योंकि कार्बोनाइल के कार्बन ऑक्सीजन परमाणु पर ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वह 120 पिकोमीटर के बराबर होती है, जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ होती है वह 134 पिकोमीटर के बराबर होती है। यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर के बराबर है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। कार्बोनाइल और एल्कीन में कुछ समानताएं हैं, वह 2 समानता सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कारण, और दूसरी समानता उसकी प्लेनर नेचर के होने के कारण है। जबकि असमानताओं की बात करें तो पहली असमानता ध्रुवता पर समझाई जा सकती है। कार्बोनाइल में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, जबकि एल्कीन में ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है, वह अध्रुवीय है। और दूसरी असमानता बॉन्ड लेंथ के ऊपर समझा सकते हैं। कार्बोनाइल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है, जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वह 134 पिकोमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल तथा आईयूपीएसी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में समझा। एल्डिहाइड और कीटोन की आईयूपीएसी का एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित आईयूपीएसी का वीडियो लेक्चर अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ फाइल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आपसे पहले भी कहा गया है कि वीडियो लेक्चर देखते समय पीडीएफ फाइल की सहायता से या फिर बुक की सहायता से अपने नोट्स अवश्य बनाएं और इन नोट्स को समय समय पर आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।